ये सॉरी से काम नहीं चलेगा बेटा। अब देखो टाइम बहुत कम रहा है, और आप सभी बच्चे जो है उन्हीं से सभी से उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। इस जो लॉकडाउन के टाइम पर भी जो बच्चे जो है अच्छा पढ़कर और स्कूल का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, सभी का नाम रोशन करेंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से क्लासेस मिस करेंगे, क्लासेस नहीं लेंगे, तो फिर बताइए कैसे आप रोशन करेंगे नाम, कैसे आप सारा आगे का वर्क करेंगे? हमको तो नहीं लगता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लासेस टाइमली लीजिए। जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस करिए। कोई पर्टिकुलर एक क्लास, प्रॉब्लम क्लास भी हम रख सकते हैं, रखी भी थी हमने, और भी आगे भी हम रख सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर के अंदर, किसी भी चीजों के अंदर, तो हम वो भी करेंगे। लेकिन अब देख लीजिए, आप ये मान के चलिए स्कूल स्टार्ट होते ही एक तो कोर्स और प्लस आपके टेस्ट, ये स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, और फिर आप उनसे दूर हट नहीं सकते हो। तो आप सभी को टेस्ट के लिए भी तैयार रहना है अब, और सभी को लर्निंग प्रोसेस जारी रखनी है। केवल स्कूल के डर से ही नहीं, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अब बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, वो भी आपको माइंड में रहना चाहिए। उसके हिसाब से भी आप तैयारी करते रहिए। तो इसलिए सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप एक तो क्लास को रेगुलर रखिए, प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम पूछिए, ठीक है ना? और सारे सब्जेक्ट को टाइम दो। चलिए, अब हम लास्ट का ये टॉपिक बचा हुआ था इस चैप्टर का, बजट का, वो एक बार देख लेते हैं। वैसे तो मैंने कहा था बेटा कि आप सभी बच्चे इसको रीड करके आना, तो आई होप कि आप सभी ने रीड किया भी होगा, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि एक बार मैं भी इसको बता देता हूँ आपको, ठीक है ना? तो देखिए, टॉपिक लास्ट का बचा था वो था रिसेंट ट्रेंड इन यूनियन बजट ऑफ इंडिया। अभी जो ट्रेंड चल रहा है बजट का, मैंने आपको कहा था कि बजट हमारे जो हर साल पास होता है बेटा, और अभी बजट आने वाला है, जस्ट कुछ दिन बचे हुए हैं। फेब्रवरी को 1 तारीख को बजट आता है, ठीक है ना? तो 1 तारीख को जो बजट डिक्लेयर होता है, उसके लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। जनवरी के 8 तारीख तो हो गई है, 20 या 22 दिन और बचे हैं, 23 दिन। तो बजट आएगा तो उसके अंदर क्या होता है देखना होगा कि क्या क्या चीजें, मतलब प्रावधान, क्या क्या रूल्स, क्या क्या नियम कानून लेकर आए हैं, कौन किन प्रोडक्ट्स को हाई रेट पे रखा है, किन प्रोडक्ट को लो रेट पे रखा है, किस तरीके से डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं, ठीक है? ये सारी चीजें हमको देखनी होगी। तो देखिए, द यूनियन बजट फॉर 16-17 प्रेजेंटेड बाय मिस्टर अरुण जेटली। पिछला जो 16-17 का जो सत्र था, वो बजट किसने पास किया था? अरुण जेटली ने। अगर मैं बात करूं, अभी लास्ट जो ईयर जो बजट पास किया था वो किसने किया था? निर्मला सीतारमण ने। और अभी भी वही पास करेंगी, क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वही है। पास करने का काम खैर उनका नहीं होता है, पास करने का काम पार्लियामेंट का होता है। लेकिन बजट तैयार करने का काम जो है वो उन्हीं का होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का, ठीक है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस टू मेक एन, वेरी गुड संजना, गुड मॉर्निंग, to make an improvement in system of fiscal administration announced to scrap the distinction between the plan expenditure and non plan expenditure। तो उस बजट के अंदर क्या किया जाता है? प्लान एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं और नॉन प्लान कौन कौन से हैं, उनको मतलब अलग हटाया जाता है कि किस पे हम सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लान को या नॉन प्लान को, और कितना कितना पैसा भी उनके ऊपर खर्च करेंगे। तो ये ट्रेडिशन पहले से ही चलता आ रहा है, और उसके अंदर हमने हमारे एक्सपेंसेस को 2 टाइप्स में डिवाइड करे थे, आपको पता हो तो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? तो उस 2016-17 के जो बजट पास हुआ था अरुण जेटली के द्वारा, तो वो चीज बताई गई है। तो उसमें कुछ नया सिस्टम लॉन्च किया था, डिजिटल साक्षरता अभियान,
ठीक है ना, टू कंट्रोल द ब्लैक मार्केटिंग, मेक इन इंडिया, ठीक है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कुछ उसके अंदर स्कीम्स लागू की गई थी। तो ये बेटा इस बुक को छपे हुए 3 या 4 साल हो गए, आपको मैं बताऊं। तो इसलिए ये उस टाइम का बजट के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि जब ये 16-17 का जो बजट आप पढ़ रहे हो, तो इसके अंदर तो ये चीजें ध्यान में रखोगे रखोगे, लेकिन अभी फिलहाल जो बजट पास होगा उसकी भी आपको बातें ध्यान में रखनी है। और उससे पहले का जो बजट है, जैसे अभी का जो बजट आएगा, वो कौन सा बजट होगा, 20-21 का, ठीक है ना। और उससे पहले 19-20 का जो बजट है, उसका भी आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना है कि क्या था उसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है। वैसे खैर देखो, मैं आपको बता दूं कि जो आपके बुक में दिया हुआ है वही चीजें आएंगी, उससे बाहर नहीं आएंगे, तो ये चीजें ही आएंगी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप उस बजट को भी थोड़ा सा देखें, ठीक है। 2016 के अंदर एक सितंबर के अंदर एक डिसीजन भी लिया गया, कैबिनेट जो मिनिस्टर है उनकी बैठक के अंदर गवर्नमेंट ने, कि जो यूनियन बजट है, जैसे जनरल बजट है उसको, और रेलवे बजट है उसको, उन दोनों को क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। तो उस समय जो हमारे रेलवे मंत्रालय के मिनिस्टर थे, वो कौन थे, सुरेश प्रभु, ठीक है ना, सुरेश प्रभु। तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, अभी अभी रेलवे मंत्री कौन है, रेलवे मंत्री बता सकते हो क्या अभी कौन है। रेलवे मंत्री बता सकते हो क्या। रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल, ठीक है ना, पीयूष गोयल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन का मतलब होती है एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को आप जानते हो, राज्य सरकार। तो इसके और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये जो एक्ट बना है 2003 के अंदर, पार्लियामेंट का एक्ट है। तो इसके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है कि कितना पैसा राज्य सरकार खर्च करेगी और कितना पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी किसी पर्टिकुलर स्कीम को। जब हम लॉन्च करते हैं ना, तो कहते हैं कि इसके अंदर 50-50 का रेशियो होगा, 50% केंद्र सरकार पैसा देगी, 50% राज्य सरकार देगी। कभी 75-25 का रेशियो होता है, तो केंद्र सरकार 75% और 25% राज्य सरकार, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, फाइनेंशियल जो आपकी बात करें कमीशन की, ठीक है ना, तो उसके अंदर यहाँ पे बताया गया है कि फाइनेंशियल कमीशन मेक सजेशन टू गवर्नमेंट फॉर डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आपको क्या करने चाहिए, उन रिसोर्सेज को भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, कि कितना सेंट्रल गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज कर सकती है, कितना स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो अलग अलग हमारे फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने भी कुछ सजेस्ट किया है, ठीक है। 14th कमीशन के अंदर वाईवी रेड्डी जो चेयरमैन थे, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के, तो 2013 में उन्होंने भी 2013 में उन्होंने भी क्या कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि आपको इस तरीके से हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन करके चलना है।
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनुअली पास द बजट हैज टू प्रेजेंट बिफोर द लेजिस्लेटिव ऑफ इट्स अप्रूवल। मतलब इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो संविधान है, वो क्या करता है, हर साल एनुअली एक बजट प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने। और फिर वो क्या करते हैं, उसको बताते हैं कि यहाँ यहाँ अब इतने पैसे हम यहाँ पे इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप इसकी अप्रूवल दीजिए। तो वो वहां पे क्या देते हैं, सैंक्शंस देते हैं, ठीक है ना, पार्लियामेंट के अंदर। और उसके बाद में वो बजट क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, पूरे देश के अंदर लागू हो जाता है। तो बजट क्या है ये बता रखा है। बजट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इन्होंने बताया, एक इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने का। किस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है, हमारी नेशन की जो कंडीशंस है, उसको हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, वेलफेयर करके उनको फैसिलिटीज, फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करके, नए प्रोग्राम्स बना के, ठीक है ना, और गवर्नमेंट की कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनको लॉन्च करके हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा एक भागीदारी निभा सकते हैं। तो इसीलिए बोला कि बजट क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो रही है वो किसकी रही है, बजट की। तो बजट के अंदर अब देख लीजिए आप, इसके अंदर जो क्वेश्चंस भी हैं, तो क्वेश्चंस में भी आप देख सकते हो, इजीली सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको नहीं आएगा। रिसिप्ट पेमेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट द नेम ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है ना। तो वो कौन कौन सी होगी वो आप बता सकते हो। रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट कौन कौन से हैं, बताइए। रेवेन्यू रिसीट के दो पार्ट कौन कौन से हैं। टैक्स और नॉन टैक्स, वेरी गुड बेटा संदीप। आगे बताइए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को फॉर्मूला कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था। जीएसटी भी ठीक है, लेकिन आप उसको टैक्स और नॉन टैक्स में डालोगे बेटा सीमा। जीएसटी इज द पार्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि एक्सपेंडिचर को पहले लिखेंगे और इनकम को बाद में लिखेंगे, एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू इनकम से, तो वो डेफिसिट कहलाएगा। बहुत बढ़िया बेटा संदीप। व्हाट इज इंडियाज फाइनेंशियल ईयर पीरियड। फाइनेंशियल ईयर आप सभी लोग जानते हो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और जो कि 31 मार्च को खत्म होता है, वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर। और इसी के लिए हम बजट तैयार करते हैं, ठीक है। हु इज नोन एज फादर ऑफ जीरो बेस बजटिंग, कौन है फादर, बताइए फटाफट से, जल्दी से। बताया था आपको मैंने जीरो बेस बजटिंग का फादर कौन है। पीटर ए फायर, यस वेरी गुड गगनदीप, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। शॉर्ट आंसर में चलते हैं, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर बजट। जेंडर बजट आप सभी बच्चे जानते हो, क्योंकि इसको साफ साफ से मैंने वहां पे बताया था, जेंडर बजट अलग से दे रखा है, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। और
बजाय कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को तो बंद करते हैं और उनको कम करते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है उनको कंट्रोल करने का काम जनरल बजट में किया जाता है। वाई बजट इज कंपेयर टू अ मैजिक बॉक्स? मैजिक बॉक्स, वुमेन एम्पावरमेंट अलग है बेटा। संजना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अलग जो है बजट बनाया जाता है। ठीक है ना, उसके लिए जो मैंने बजट बताया था आपको पता होगा वो जिससे जेंडर बजटिंग के लिए अपन बात कर रहे हैं, वो एक तरीके से जनरल बजट के अंदर उसके अंदर डाल सकते हैं अपन, सही है। लेकिन एक पर्टिकुलर मेन फोकस जो किया जा रहा है वो चीज आपको जेंडर बजट के अंदर जो मैंने बताया वो बताना है। वुमेन एम्पावरमेंट का भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैजिक बॉक्स, यस, संदीप का आंसर बताया जा रहा है। देखिए, इसको मैजिक बॉक्स से कंपेयर क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए आपको पता है सभी को इंतजार होता है कि बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, बजट आने वाला है। क्या क्या नई चीजें गवर्नमेंट की घोषणाएं आने वाली है, कुछ नई पॉलिसीज आने वाली है। ठीक है ना, तो सभी को इंतजार रहता है। तो हम जैसे एक कोई भी बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर मैजिकल चीज दिखती है ना, कि यार क्या एकदम से मैजिक है, इसके अंदर जादू है। तो एक तरीके से वो भी क्या है, जादू का पिटारा है। मतलब उसके अंदर गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स जो है ना वो आने वाली है, जिसमें ज्यादातर अभी जैसे अगर मैं बात करूँ ना, तो सरकार का जो ये बजट आ रहा है ना, इसके अंदर फार्मर्स के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें इस बजट के अंदर आएंगी। लगभग लगभग अगर मैं बात करूं, जो खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, किसान, उसकी इनकम बिल्कुल डबल करने के लिए, मतलब यहाँ पे ये बजट को मतलब सारा फोकस उसके ऊपर किया जाएगा, उसकी इनकम डबल करने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे किसान जो है ना वो क्या करें, खेती करते रहे। जिस दिन किसानों ने खेती करना बंद कर दिया, तो ये मान के चलिए किसान ही वो व्यक्ति है जो कि हमें अन्न प्रोवाइड करवा रहा है। हमें हम जो खा रहे हैं वो किसकी बदौलत, किसान की बदौलत। अगर किसान ना हो तो ये सोचो कि फिर हमारे देश का क्या हाल हो। इस वजह से किसान जो है वो एक पहली पीढ़ी है हमारे देश की, उसको हमें बनाए रखना है हमेशा। आगे देखते हैं, व्हाट इज बजट। बहुत सिंपल सा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट आप सभी बच्चे अभी फॉर्मूला आपको बताया था, बता सकते हो फॉर्मूला? प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। यस, वेरी गुड। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट इज नॉन एज प्राइमरी डेफिसिट। आगे वाला क्वेश्चन बताइए। इफ द बजट डेफिसिट इन अ कंट्री इज 700 करोड़ एंड द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 1800 करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं इसको। तो देन फाइंड द रेवेन्यू रिसिट।
बताइए। बताइए जल्दी से, रेवेन्यू रिसीट कितनी होगी? रेवेन्यू, जल्दी से बताइए। बजट डेफिसिट अगर कंट्री का कितना है? 700 करोड़ है। यस, वेरी गुड बेटा गगनदीप, आपका बहुत अच्छा आंसर है। 1100 करोड़ आपका आ जाएगा टोटल रिसिप्ट। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस की। तो उसमें देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट डेफिसिट, एक्सप्लेन इट्स वेरियस कॉन्सेप्ट। तो आपको बजट डेफिसिट के बारे में बताना है। सिंपल है ये, आप आराम से क्वेश्चन के अंदर सारा पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर आंसर दिया हुआ है, इसको कर सकते हैं। एक्सप्लेन द टर्म बजट, एक्सप्लेन द टर्म बजट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। बजट क्या होता है ये बताना है। मतलब टर्म मतलब एक तरीके से बजट को बताना है। एक्सप्लेन द बजट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो बजट को आपको बताने के बाद में उसका इंपॉर्टेंस बताना है कि बजट कैसे हमारे नेशन के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। बिना बजट के हमारा नेशन कैसा होगा, ये भी इसके अंदर आपको बताना है। और बजट होने के बाद हमारे क्या क्या इस नेशन के अंदर चेंजेस आते हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे केवल रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताना है। पहले तो इनके बारे में डिटेल से सारी चीजें डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है ना। फॉर्मूला भी लिखना है। देन उसके बाद में फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना है। और रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल भी लिखने हैं इसके अंदर। इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। और देन उसके बाद में देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय बजट। बजट अगेन वापस वही आया है। एंड व्हाई जेंडर बजटिंग हैज बीन यूजफुल। जैसा कि संजना ने आंसर दिया था, विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर आप डाल सकते हो बजटिंग के अंदर, जेंडर बजटिंग के। बजट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है क्योंकि बजट बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो पूरे देश को चला रहे हैं। और वो उनकी सोच, उनका माइंड ये कहता है कि सभी भारतीय जो है ना, वो एक है। उनके अंदर भेदभाव नहीं करना है। सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, सभी को बोलने का अधिकार है, सभी को जॉब करने का अधिकार है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे वुमेन को भी क्या दी जा रही है, एक इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि वो भी क्या कर सकते हैं, आगे देश के लिए कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारा हमने देखा है, कुछ इसके क्वेश्चंस थे। तो अब हम बात करेंगे बेटा हमारे चैप्टर्स की। अगेन हम हमारे चैप्टर्स पे आते हैं। तो देखिए, हमारे चैप्टर्स जो थे, 4 चैप्टर थे, जिसके अंदर से एक चैप्टर ये भी हो गया है हमारा, कौन सा, बजट का। अब कौन कौन से चैप्टर हमारे बाकी हैं, एक बार फटाफट से मुझे रिमाइंड करवा देंगे आप। एक तो आई थिंक मुझे यही लगता है 22 चैप्टर जो है, 14, 16 और 20। 14, 16 और 20। यस। हाँ तो ये बोल रहा है ना, 14, 16 और 20, ये 3 चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है ना। 14 और 16 तो आपका नेशनल इनकम के चैप्टर थे। हाँ जी, बोलिए। हाँ बताइए। अच्छा, तो कहाँ पर?
अच्छा अच्छा। मेरा इधर डीसीएम की तरफ पड़ेगी। हाँ हाँ, राकेश किराना स्टोर, वो तो वो भी है, लेकिन मेरा भी राकेश किराना स्टोर के नाम से ही है। तो आपका शनिदेव मंदिर से अजमेर रोड की तरफ मुड़ना है, अजमेर रोड की तरफ। तो वहां पे एक हॉस्पिटल आता है, अनीता हॉस्पिटल बीच में। उससे आप करना है, लेफ्ट ले लेना है, और वो अंदर एक पार्क आ रहा है, पार्क से सीधा होते हुए अंदर तक आना है। सीधा अंदर आ जाना है जहाँ पार्क एंड हो रहा है। हाँ, फिर बीच में एक हॉस्पिटल आएगा, अनीता हॉस्पिटल। उसके लेफ्ट हो जाना है आपको, एक छोटा सा मंदिर है बीच में, रोड पे ही है। तो वहां से फिर एक पार्क आएगा, चर्च पार्क, तो वो चलेगा साथ साथ आपके रोड के, और वो लास्ट में एंड तक आ जाना आप, फिर फोन कर लेना। ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, अब इनमें से चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 14th नंबर का जो चैप्टर है वो है नेशनल इनकम का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 14 चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है ना? 14 चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इसको समझना है, कॉन्सेप्चुअल से चैप्टर है ये। ठीक है ना? कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को आगे। देखिए, चैप्टर नंबर 14, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। सभी ने निकाल लिया चैप्टर? वेरी गुड। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं नेशनल इनकम के बारे में बताना चाहता हूं कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो आप सभी को, वैसे तो सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा बताना चाहता हूं, तो सुनिएगा। देखिए, नेशनल इनकम एक पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर कंट्री की यदि हम बात करें, तो एक कंट्री के अंदर, ठीक है ना, एक कंट्री में जो भी पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, पूरे साल भर के दौरान जितने भी लोग रहते हैं, इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे वो कोई सी भी पर्टिकुलर यूनिट हो, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो वो जितना भी पैसा अर्न किया है लोगों ने, उन सभी को हम क्या कर दें, एग्रीगेट कर दें। टोटल एक साल के अंदर जितने भी लोग रहते हैं कंट्री में, उन सभी के द्वारा कमाई गई इनकम को यदि हम क्या कर दें, ऐड कर दें, एग्रीगेट कर दें, जोड़ दें, तो वो टोटल जो आपने जोड़ी हुई इनकम है ना, वही क्या कहलाएगी, आपकी नेशनल इनकम। समझ में आया? अब अगर हम बात करें नेशनल इनकम को किस तरीके से हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं, तो वो क्या होती है, नेशनल इनकम को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक सिम बता रहा हूं मैं। वो है NNPFC। NNPFC कैसे डिनोट करते हैं नेशनल इनकम को? NNPFC। ठीक है? क्या कैसे डिनोट करते हैं? NNPFC। तो दोबारा से एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नेशनल इनकम मतलब एक कंट्री की इनकम,
एक कंट्री की इनकम क्या हो सकती है? जितना भी लोग उस कंट्री में रह रहे हैं, उन सभी लोगों के द्वारा जो भी पैसा, जो भी इनकम अर्न करी है एक साल में, वो सारी की सारी इनकम को हम क्या कर दें, यदि जोड़ दें, एग्रीगेट कर दें, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी नेशनल इनकम। क्लियर है? समझ में आ रही है क्या जो अभी डेफिनेशन मैंने बताई है आपको? वेरी गुड। तो अभी हम बात करते हैं, देखो, अगर हम पूरे देश के अंदर देखें तो बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो देश के अंदर चलती हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं, जैसे कि मोस्टली तो इंडिया को 3 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ ही है। एक तो हो गया प्राइमरी सेक्टर, एक हो गया बिजनेस सेक्टर जिसको अपन बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर के अंदर सारा सर्विस सेक्टर आता है, और प्राइमरी सेक्टर के अंदर पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। तो मेनली हमारी पूरा इंडिया को इन 3 एक्टिविटीज के अंदर क्या कर रखा है इन्होंने, डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर को कंसिडर किया जाता है, और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंसिडर किया जाता है, और टर्शरी सेक्टर के अंदर सर्विस सेक्टर को कंसिडर किया जाता है। ठीक है? तो इनकी अगर हम एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है उसके अंदर क्या क्या चीजें दी हुई है। भेड़ पालन जैसे करते हैं ना, रियरिंग, चराने के लिए जाते हैं, भेड़ों को चराने के लिए जाते हैं, वो भी एक क्या है, एक्टिविटीज है। एग्रीकल्चर करना, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री जितनी भी है वो क्या करती है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ट्रेड ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग होती है। ट्रांसपोर्टेशन में एक गुड्स को दूसरे वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे पहुंचाया जाता है, वो भी एक एक्टिविटीज है। मतलब हम कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात करें, क्यों कॉमर्शियल एक्टिविटीज किसको बोला है? कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद में वहां से क्या जनरेट होता है, मनी। वहां से क्या जनरेट हो, मनी, वो क्या कहलाती है, आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी। अब जैसे किसी व्यक्ति ने, किसी लड़के ने भेड़ को पालने के लिए क्या किया है, घर से सभी के भेड़ को लेके जाता है और उनको क्या करता है, एक खेत के अंदर लेके जाता है और उनको वहां पर छोड़ देता है, और वो वहां पे क्या करते रहते हैं, खाना खाते हैं, और देन उसके बाद में सभी को इकट्ठा करके वापस से लेकर और सभी के घर पे छोड़ देता है सभी को। तो ये एक काम जो वो कर रहा है, उससे उसको क्या हो रही है, एक इनकम मिल रही है। तो भी उसको हम क्या कह सकते हैं, ये कौन सी एक्टिविटी है, कमर्शियल एक्टिविटी, क्योंकि वो एक इनकम जनरेट करने का क्या हो गया, साधन हो गया। तो इसके अलावा बाकी सारी चीजें जैसे एग्रीकल्चर के अंदर भी आप समझ गए होंगे, इंडस्ट्रीज भी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट, वहां से भी अपन इनकम जनरेट करते हैं। ट्रेड मतलब कोई भी चीज को हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, खरीदना, परचेजिंग एंड सेलिंग। ट्रांसपोर्टेशन की भी हम बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह पर हम गुड्स को लेकर जाते हैं, उसका भी चार्जेस लगते हैं। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो आज हमको प्रोवाइड करवा जा रहा है टेली कम्युनिकेशन कंपनीज के द्वारा, जैसे आज हम बात आपसे इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहे हैं ना, आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये एक किसकी सेवा है, ये टेली कम्युनिकेशन सर्विस मतलब कंपनीज की। तो उसके बदले में वो हमसे क्या करती है, मंथली और चार्जेस लेती है, तो वो हमको पे करना पड़ता है। तो ये भी कमर्शियल एक्टिविटी है। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर भी एक कमर्शियल एक्टिविटी है, ये तो हमको पता ही है, हम पढ़ के भी आए हैं बैंकिंग सेक्टर का। तो बहुत सारी, ये तो इतनी सी सर्विसेज इसके अंदर बताई है, ठीक है ना। एजुकेशन सेक्टर के अंदर सारी सर्विसेज को भी हम किसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम बात करें ना तो 90%, 95% एक्टिविटीज जो होती है ना, वो किससे जुड़ी हुई है, कॉमर्शियल एक्टिविटी से, मतलब पैसे से संबंधित। ठीक है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति, किसी की डेथ हो गई,
किसी व्यक्ति की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब जो परिवारजन जो होते हैं उसकी डेथ हो जाती है, तो बैठक में क्या करते हैं, वहां पे बैठने के लिए जाते हैं। तो बताइए, आप वहां पे बैठने के लिए यदि जाते हो तो वो एक्टिविटी क्या कमर्शियल एक्टिविटी है क्या? वो कौन सी एक्टिविटी है? ये- पहले तो बताइए कमर्शियल एक्टिविटी है क्या? नहीं। अब बताइए वो कौन सी एक्टिविटी है? कौन सी एक्टिविटी है? अरे भगवान, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? नहीं आता तो मना करो। हाँ, देखो सबसे अच्छा तो यही है संजना, जो टाइम आंसर तो दे देती है। तुम तो सब निठल्ले हो, आंसर ही नहीं देते हो। सोशल एक्टिविटी है ये, बिल्कुल परफेक्ट आंसर संजना का। सोशल एक्टिविटी, ठीक है ना। इसमें आप क्या कर रहे हो, केवल एक सामाजिक प्राणी हो, इस वजह से समाज में आपका एक वैल्यू है। तो उस वैल्यू को निभाने के लिए आप वहां पे जा रहे हो कि भाई हाँ, हम सामाजिक प्राणी है, समाज में इस तरीके से कोई घटना घटती है तो हम वहां पे हमें जाना चाहिए। तो वो क्या है, सोशल एक्टिविटीज है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए, कंट्री के अंदर कंट्री के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। तो वो हमने अभी अभी सारी बात करी है। कोई फिजिकल एफर्ट्स पुट करता है। फिजिकल एफर्ट्स का मतलब, जैसे कि अगर हम बात करें, एक मजदूर है, उसको काम पे लगाया जाता है, तो वो अपने फिजिकल एफर्ट्स पुट कर रहा है ना वहां पे। कुछ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह उठा रहा है, कहाँ पे वो रख रहा है। और कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो मेंटली भी वर्क करते हैं, मतलब एडवाइस देने का काम करते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ठीक है ना। कोई केवल और केवल बता रहे हैं, ठीक है ना, बैठे बैठे। तो हर एक तरीके की एक्टिविटीज पुट की जाती है। मेंटल एफर्ट्स भी होता है तो कुछ फिजिकल एफर्ट्स भी होते हैं। ठीक है ना। तो कंट्री के अंदर एवरी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, और हर एक पीपल के द्वारा इनकम जो भी अर्न की जाती है पूरे कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, आपकी नेशनल इनकम, यदि हम उन सभी को क्या कर दें, ऐड कर दें तो। ठीक है, क्लियर है? अब कंट्री ने क्या किया है, जो, क्योंकि देखिए, इनकम, नेशनल इनकम के अंदर कौन कितना इनकम कमा रहा है, उसके आधार पर कंट्री ने क्या किया है, हमारे लोगों को डिवाइड कर दिया है। ठीक है। जो पैसा कम कमाता है उसको तो क्या बोल दिया कंट्री ने, पुअर सेक्शन है ये, जहां पर बिल्कुल कम पैसा अर्न किया जा रहा है। और कोई व्यक्ति पैसा मतलब ना तो ज्यादा कमाता है,
और ना कम कमाता है, तो उसको क्या हम बोल देते हैं मिडिल क्लास। ठीक है ना, मिडिल क्लास सही है। ठीक है। और कोई अगर हम बात करते हैं कि बहुत अच्छा अर्निंग है उसकी, ठीक है ना, तो उसको हम कौन सा बोल देते हैं, रिचर सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन है, रिचर सेक्शन। मतलब इनकम के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया है, कंट्री को अलग अलग उसके अंदर बांट दिया। और आप जानते हो, हर एक कंट्री के अंदर हर व्यक्ति पैसा कमाता है। भगवान की दया से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है। तो सब व्यक्ति क्या करते हैं, इनकम तो कमाते ही हैं, कोई ना कोई जरिया है ही सबके पास में। तो सभी व्यक्ति का हम टोटल एग्रीगेट करें तो वो क्या कहलाएगा, पूरा इंडिया का नेशनल इनकम। तो वैसे तो देखिए, नेशनल इनकम कैसे हमारी हेल्प करता है। नेशनल इनकम से हम क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेशनल इनकम से पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय, यदि हमें कैलकुलेट करनी है तो फिर उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रति व्यक्ति आय। जो भी हमारी नेशनल इनकम है पूरे भारत की, ठीक है, उसको हम हमारे पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें। किससे, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रही है। तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पूरे कंट्री की सबकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, नेशनल इनकम को डेवलप्ड करना होगा, नेशनल इनकम को बढ़ानी होगी। तो नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए कंट्री के अंदर कुछ प्रोग्राम्स, कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने होंगे, ताकि इकोनॉमिक वेलफेयर करके जो पुअर सेक्शन है उनको अपलिफ्ट करके, और हम क्या कर सकें, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज को लागू करके, और हम पुअर सेक्शन और रिचर सेक्शन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना के चल सकते हैं, और उनके बीच में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, जो कि हम इन प्रोजेक्ट, इन प्रोग्राम्स की मदद से उनके बीच में बैलेंस स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। तो एक तरीके से इससे क्या होगा, इकोनॉमिक बैलेंस होगा कंट्री का। ठीक है। तो वेरियस प्रोग्राम्स इसीलिए लॉन्च किए जाते हैं कि एक इकोनॉमी का बैलेंस हो। तो ये सारी बातें हमने करी है बेटा नेशनल इनकम के लिए। बाकी अभी तो काफी कुछ और आगे पढ़ना है। तो इसके लिए अब टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपको एक तो पर्टिकुलर जो हमने पीछे जो चैप्टर अभी कंप्लीट किया है, उसका जो काम है, वर्क है, उसको कंप्लीट करिए आप जल्दी से जल्दी। और ये वर्क व्हाट्सएप के थ्रू मुझे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं चेक कर लूंगा कि आपका काम जो आपने किया है वो कंप्लीट हो गया है। क्योंकि आपको पता है अब सारी सिचुएशन सही धीरे धीरे हो रही है, स्कूल्स भी खुल रहे हैं, तो अब आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है। तो ये तो चलिए इकोनॉमिक्स का है तो इसलिए इतना ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट का भी प्रेशर आने वाला है। तो आप टाइम टू टाइम जल्दी से जल्दी आपका वर्क कंप्लीट करके तैयार रखिए, क्योंकि वहां पे जाते ही अब आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। वहां पे सारी चीजें, कोर्स कंप्लीट हो गया है तो उसके हिसाब से आपको मेहनत भी कराई जाएगी। तो प्लीज रेडी रहिए उसके लिए। ओके। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा अभी बड़ा है, इस वजह से उसको अभी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू।